हेलो माय मोस्ट अडोरेबल ब्यूटीज एंड हैंडसम्स। यस, मैं बात कर रही हूँ अपने प्यारे प्यारे 10th बोर्ड एस्पिरेंट्स की। चलो बच्चों, तो जैसा कि आप सबको पता है, अब चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ लेटर टू गॉड, जिसको हमने लिया है आपकी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से, हम कंप्लीट कर चुके हैं। और लेटर टू गॉड कंप्लीट होने के बाद आपको एनसीईआरटी की बुक में 2 पोएम्स गिवन है। पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो और सेकेंड वन इज फायर एंड आइस। तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी बुक की पहली पोएम, सबसे शॉर्ट एंड सबसे स्वीट पोएम दैट इज विच इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टाइटल इज डस्ट ऑफ स्नो। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कहाँ शुरू कहाँ खत्म, बिकॉज पोएम इतनी शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी इस पोएम के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। सो बेसिकली मैं थोड़ा टाइटल को जस्टिफाई करूंगी बिफोर आई गो थ्रू विद द इंट्रोडक्शन। तो ये है क्या? पहली बात, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो बहुत ही अच्छे एक पोएट है और स्पेसिफिकली ये रियल लाइफ सिचुएशन पे और बहुत ही मोटिवेशनल ऐसी ये पोएट्री लिखते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं इस पोएम की, तो इस पोएम में किस चीज़ को हाईलाइट किया गया? सो इट इज़ ऑल अबाउट जिन चीज़ों को हम बैड ओमेन कंसीडर करते हैं, बुरी बलाएं जिनको हम बोलते हैं, या फिर जिस हम सुपरस्टिशियस माइंड में हम रहते हैं कि यार अंधविश्वास जैसे बोला जाता है कि यार बिल्ली ने रास्ता काट लिया, या फिर घर में कौवा खां खां कर रहा था, डॉग बर्क कर रहा था, तो इससे कुछ बुरा होगा, अपशगुन होगा, कुछ नेगेटिव होगा। इट इज़ नथिंग, इट इज़ ऑल इन माइंड। पोएट भी यहाँ पे इसी बात को कन्विंस कराना चाहते हैं, अपनी बात को समझाना चाहते हैं कि ये जो कुदरत है, ये जो नेचर है, जिसमें हम बात करें एनिमल्स की, बर्ड्स की, प्लांट्स की, जिसकी भी हम बात करें, तो नेचर को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, बिकॉज नेचर बहुत ब्लेस्ड है एंड वी आर ओवर ब्लेस्ड टू हैव सच नेचर, जो हमें हर कदम पे सपोर्ट करती है। और ये पोएम भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो हमें जस्टिफाई करेगा कि जिन चीज़ों के बारे में हम गलत सोचते हैं, गलत धारणाएं बनाई हुई हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स उन चीज़ों के लिए, वही चीज़ ने कुछ बहुत अच्छा किया। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझते हैं, इसकी थीम को समझेंगे, पोएट के बारे में थोड़ा जानेंगे और फिर इस पोएम को वर्ड टू वर्ड समझते हैं। सो इंट्रोडक्शन की बात करें, सो इट शोज अस टू अप्रिशिएट इवन द स्मॉल थिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन लाइफ। सो व्हाट डज इट शोज? ये जो पोएम है ये हमें बताती है टू अप्रिशिएट, हर चीज़ को सराहिए, हर चीज़ का अप्रिसिएशन करिए। जितनी भी कुदरत की चीज़ें, हमें किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, रादर उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उन चीज़ों को हमें हमारी लाइफ हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक्स देना चाहिए। इवन द स्मॉल थिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन लाइफ, भले वो छोटा सा, वो बचपन में सुना था ना कि छोटे से भी तिनके की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर उस तिनका, वही तिनका हवा के झोंके से उड़ के हमारी आंख में आ जाए तो हमें समझ में आ जाती है यार वो कितना परेशान करता है। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज सेड कि हमें किसी भी चीज़ की बुराई नहीं करनी चाहिए, रादर वी मस्ट अप्रिशिएट दिस ब्यूटिफुल नेचर। द पोएट शोज अस दैट इवन स्मॉल and insignificant acts can help uplift our mood and make us forget about all our problems. कुदरत का एक छोटा सा भी एक्ट, एक जिसको बहुत तुच्छ, बिल्कुल छोटा सा, जिसको हम बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट नहीं समझते, वो भी एक्ट हमें हेल्प कर सकता है हमारे मूड को अपलिफ्ट करने के लिए और हमारे गम, हमारे जो भी हम दुखी थे, डिप्रेस थे, सैड थे, सॉरोस थे, उनको भुलाने में और हमें एक नए फेज में ले जाने के लिए, हमें खुश करने के लिए। द पोएट दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑल्सो शोज दैट नेचर इज अ ग्रेट healer of wounds and bad mood. This is very very important to be kept in mind. Robert Frost, ये पूरी पोम का अगर मैं जस्ट बोलूं या इन अ नटशेल में पूरी पोम को रैप अप करूं, तो इट इज ऑल अबाउट दैट नेचर इज अ ग्रेट healer of all sort of wounds and bad moods. आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितने भी हैरान परेशान क्यों ना घूम रहे हो, बट नेचर में इतनी क्षमता है कि वो आपको बैड से गुड की तरफ ले जा सकती है। आपके एक बहुत ही डिप्रेसिंग, एक बहुत ही सॉरोफुल मूड से आपको हैप्पी, ग्लैड, इलेटेड बनाने में बिल्कुल सक्षम है। इसीलिए वी मस्ट नेवर क्रिटिसाइज और वी मस्ट नेवर स्पीक
ill about, the nature that we are over blessed with. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और इस पोएम की थीम को समझते हैं. व्हाट इज थीम? सो थीम इज द सेंट्रल आइडिया, द मेन आइडिया अराउंड व्हिच द एंटायर पोएम रिवॉल्व्स, जिसके आसपास पूरी पोएम रिवॉल्व करती है. द थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज नेचर्स कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. तो नेचर की क्या कैपेसिटी है, जैसे कहते हैं ना मूड हैज साउंड, म्यूजिक हैज मूड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज, सेम गोज विद नेचर एज वेल. आई पर्सनली बिलीव दिस. सो क्या है यहाँ पे? डस्ट ऑफ स्नो इज नेचर्स, The theme of Robert Frost's poem, Dust of Snow, is nature's capacity of transformation. ये कुदरत की ने ही हमें ऐसा बनाया है. आपने कभी देखा होगा जब आपके आसपास कोई जानवर होते हैं, कोई जीव जंतु होते हैं, उनको अगर लग जाती है तो उनको क्या हर बार क्या हम ऑइंटमेंट्स लगाते हैं, उनको बैंडेज लगाई जाते हैं, उनको ट्रीट कराया जाता है. नेचर ने उनको ऐसा बनाया है कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं कुछ कुछ चीज़ों को यूज़ करके. जैसे कि अगर डॉग है, उसको कोई वुंड हो गया है, सो बाय लिकिंग हिज ओन बॉडी ही कैन हील दैट. तो नेचर ने ही बनाया. आपने ऐसा सुना भी होगा, अगर आप कभी नॉर्थ साइड गए हो, टॉप हिल्स पे कश्मीर साइड गए हो, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा एक बहुत ही पॉइजनस ट्री होता है और उसका जो फ्लावर होता है बहुत पॉइजनस होता है. अगर आपको वो हिट कर जाए तो उसी के नीचे उसकी जो लीफ होती है वो उसका सोल्यूशन होता है. सो दिस इज व्हाट नेचर इज. एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ. सो इट इज नेचर. नेचर हैज द कैपेसिटी ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती है एक बुरे मूड से एक अच्छे मूड की तरफ, इंक्लूडिंग हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट. इसके साथ साथ एटीट्यूड और व्यू पॉइंट को भी चेंज कर सकते हैं. द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री बोथ कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस. अब यहाँ पे क्रो क्या कहाँ करता रहता है, कितनी श्रिल वॉइस होती है, बिल्कुल प्लेजेंट नहीं लगती. इट्स नॉट प्लेजेंट टू हियर, राइट. एंड सेकेंड, वो डार्क कलर, ब्लैक कलर, वो नेगेटिव वाइब्स देता है. और स्पेसिफिकली मैं सबसे बड़ा पॉइंट बताऊं व्हिच इज एसोसिएटेड विद क्रोज, या क्रो कौवा सुन के मेरे दिमाग में पहली इमेज तो यही आती है. क्रोज कब देखने को मिलते हैं? ड्यूरिंग बैड डेज. बैड डेज की अगर मैं बात करूं तो जिसको हिंदी में हम कड़वे दिन बोलते हैं, श्राद्ध का टाइम बोलते हैं, जब जो फैमिली मेंबर्स, जो रिलेटिव्स जो पहले हमारे साथ रहते थे अब वो नहीं है, they have departed, their soul has departed and now they are not no more with us. जिनको हम फूड ऑफर करना चाहते हैं तो वो क्रो के फॉर्म में आते हैं और हमसे फूड ऑफर करते हैं. तो ऐसी नेगेटिव वाइब्स हैं क्रो के साथ एसोसिएटेड. और दूसरा बोला गया यहाँ पे हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री क्या है? तो बहुत ही पॉइजनस ट्री. इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं जो जहरीले होते हैं कि जहर से कम काम नहीं करता ये पेड़. तो एक तो क्रो, दूसरा हेमलॉक ट्री, बोथ आर कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस. इनको बिल्कुल इनऑस्पिशियस माना जाता है. ऑल्टर हिज मूड फ्रॉम दैट ऑफ रिग्रेट टू जॉयस. और यही दो चीजें मिलके हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड ऑल्टर करती. दैट्स व्हाट आई सेड. नेचर हैज मूड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज. नॉट ओनली मूड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज, आई शुड रादर से एटीट्यूड ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज एंड व्यू पॉइंट ऑल्टरिंग प्रॉपर्टीज. एंड दे हैव ऑल्टर्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्यू फ्रॉम रिग्रेट टू जॉयस. उनको जो पछतावा हो रहा था, जो रिग्रेट हो रहा था, जो रिपेंट हो रहा था, जो वो उदास थे, डिप्रेस थे, उससे वो एक ऐसा कुछ हुआ. नेचर ने, कोई कुदरत ने कुछ ऐसा करिश्मा किया, नेचर ने कोई ऐसी ब्लेसिंग करी और एकदम से फेस चेंज आता है. वो बहुत खुश, बहुत इलेटेड, बहुत ग्लैड, बहुत लाइट फील करने लग जाते. तो वो क्या हुआ, वो एग्जैक्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी इस पोएम में बताया है. नाउ अब हम समझ लेते हैं पोएट के बारे में और फिर वर्ड टू वर्ड पोएम को डिस्कस करेंगे. द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट. द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923. दिस कलेक्शन अवॉर्डेड रॉबर्ट फ्रॉस्ट द पुलित्जर प्राइज एज वेल. इसी कलेक्शन की वजह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो बहुत ही रिनाउंड प्राइज है, दैट इज पुलित्जर प्राइज, जो पोएट्री के लिए दिया जाता है, वो इनको मिला था. ही वाज क्राउन्ड विद दिस प्राइज. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड टू वर्ड इस पोएम को समझते हैं. सो
The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. अब यहाँ पे बहुत ध्यान से बस इतनी सी पोएम है, 2 stanzas में खत्म हो गई. Yes, that's what I said. Shortest and sweetest poem in your book. So जिस तरीके से एक crow ने, the way a crow क्या है? Bad omen हम इसको बोलते हैं. Crow is considered as a bad omen, एक बुरी बला, एक नेगेटिव वाइब आती है क्रो से. तो जिस तरीके से क्रो ने shook down on me, क्या shook क्या है? past tense of shake, shake, shook, shaken. ठीक है, तो अब अगर मैं इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं तो आप समझने की, रिलेट करने की कोशिश करिए. देखिए, अब सिनेरियो समझिए. ये मेरा घर है, मेरा मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट का. मैं घर में इतनी दुखी हूँ, कुछ मेरी किसी से आप डिस्प्यूट हो गया, कोई क्लैश हो गई, कुछ डिबेट हो गई, कुछ फाइट हो गई, कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, हीटेड आर्ग्यूमेंट, कुछ भी हो गया. बहुत परेशान हो गई. अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. बहुत डिप्रेस हूँ, बहुत सॉरो, बहुत गिल्ट, बहुत रिग्रेट फील कर रही हूँ और इतनी बुरी सोच के साथ मैं उस घर में नहीं रहना चाहती. मुझे वही सोच आ रही है और मैं ऐसे करके घर से निकल जाती हूँ और सोचते सोचते मैं चलते चलते फाइनली एक पेड़ के नीचे आके बैठ जाती हूँ, हैरान परेशान. ठीक है, और मैंने नोटिस नहीं करा कौन सा पेड़ था, क्या था. अब जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठ जाती तो वो पेड़ कौन सा था? वो हेमलॉक ट्री का पेड़ था. ठीक है, ये हेमलॉक ट्री का पेड़ था. मैं इसके नीचे, दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके नीचे आके बैठ जाते हैं. बहुत उदास मन से थे, दिमाग में कुछ कुछ नेगेटिव चल रहा था. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें. नाउ अब ये अमेरिकन पोएट है, अमेरिका में सेट है, जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है. अब उस समय स्नोफॉल का पीरियड था. इस हेमलॉक ट्री पे, जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं पॉइजनस, ये पूरा पेड़ भरा हुआ था स्नो फ्लेक से. बर्फ़ की जो आपने देखा होगा रुई जैसे, जब स्नोफॉल जब होती है तो बिल्कुल रुई रुई जैसा गिरता है, उसको स्नो फ्लेक्स बोला जाता है. ठीक है, और यहाँ पे उसी को डस्ट बोला गया, डस्ट ऑफ स्नो. अगर हम टाइटल देखें, जो डस्ट यहाँ पे धूल या मिट्टी नहीं है, स्नो से जो धूल या मिट्टी आ रही है, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट इज ऑल अबाउट, यहाँ पे डस्ट रेफर कर रहा है फ्लेक्स. आपने चिली फ्लेक्स पिज्जा के ऊपर खाए होंगे ना. फ्लेक्स ऑफ स्नो की बात कर रहे हैं, जो स्नो के जो फ्लेक्स होते हैं, कॉटन जैसे बिल्कुल दिखते हैं. तो वो पूरा पेड़ ये फ्लेक्स से भरा हुआ था. अचानक से क्या होता है, एक क्रो या तो यहाँ से कहीं से बाहर से उड़ के आता है. पोएट ने कुछ नोटिस नहीं करा, या तो ये क्रो शायद उड़ के एकदम बाहर जाना चाहता है. तो जब वो एकदम से उड़ता है, अपने विंग्स को फ्लैप करता है, तो ये जो पतली पतली से जो ट्विग्स या टहनियाँ हैं, ब्रांचेस हैं इस हेमलॉक ट्री के, उससे जो फ्लेक्स हैं, स्नो के फ्लेक्स हैं, वो उसने फ्लैप करा तो वो झड़ के किस पे गिर जाते हैं? हमारे पोएट पे गिर जाते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के. अब देखो यार, ये क्रो हेमलॉक ट्री के, मतलब क्रो नेगेटिव, हेमलॉक ट्री नेगेटिव, और नेगेटिव थे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट. अब ये सारे नेगेटिव में क्या होता है, एक चीज़ क्या पॉजिटिव दिख रही है, डस्ट ऑफ स्नो, बिल्कुल वाइट कलर की, क्रिस्टल क्लियर. वो ऐसी कोई कुदरत, कैसा लगता है कि कुछ ऐसा स्पिरिचुअल, कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आई हैं फ्रॉम द हेवन कि जिसने एकदम से कुछ मैजिक कर दिया. तो जैसे ही वो वाइट कलर की प्योरीफाइड डस्ट ऑफ स्नो या फ्लेक्स, डस्ट ऑफ स्नो या स्नो फ्लेक्स हमारे पोएट पे गिरती हैं, और पोएट के मूड में अचानक से ऑल्ट्रेशन होता है, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन होता है. और अब हमारे जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो ब्लश कर रहे हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं. तो ऐसा क्या हुआ? तो इट इज़ ऑल अबाउट, हम अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को फीड कर लेते हैं कि ऐसा होता है. देखो, हमने 10th बोर्ड में या 9th बोर्ड में इंग्लिश में अच्छे से पढ़ा नहीं था, जिसकी वजह से 80 में से हमारे सिर्फ 58 या 60 यहाँ पाए. और हमने क्या बोला, अरे सुबह सुबह बिल्ली रास्ता काट गई थी, मुझे पता था आज का मेरा पेपर अच्छा ही नहीं जाएगा. वो बिल्ली जो थी ना, मनहूस से बिल्ली रास्ता काट गई थी. अरे व्हाई टू ब्लेम दैट कैट, उसकी क्या गलती है?
और वो क्या कर सकती है, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। हम क्या करते हैं, हम अपना ब्लेम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जहाँ पे हम सेट कर दें और जो हमें कुछ रिवर्स नहीं। बिल्ली आके आपको तो कुछ दोबारा पलट के बोलेगी नहीं, हमने इसलिए ये चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स कर ली। ये सब अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस है, दे आर ऑल इलॉजिकल, दे आर बेसलेस। ये कोई वैलिड नहीं है, बिल्कुल वेग है ये। तो हमें इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया। चलिए आइए फिर से रीड कर लेते हैं। सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से उस क्रो ने मुझ पर शेक करा, मुझ पे शुक डाउन ऑन मी, मुझ पे क्या शेक करके मुझ पे क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, कहां से गिराया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। व्हाट इज हेमलॉक है? सो पॉइजनस प्लांट या ट्री है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जो बड़े पॉइजनस होते हैं, ठीक है। हैज गिवन माई हार्ट, अब जिस तरीके से क्रो ने मुझ पर वो डस्ट ऑफ स्नो गिराई एक हेमलॉक के ट्री से, दैट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसकी वजह से मेरा मूड अचानक से चेंज हो गया। मेरा मन जो इतना उदास, इतना दुखी था, वो अचानक से खुश हो गया, बहुत लाइट, बहुत रिलेटेड, बहुत ग्लैड फील करने लग गया। एंड अब मैं थैंक्स कर रहा हूं उस क्रो को और उस हेमलॉक ट्री को, and saved some part of a day I had rued। और एटलीस्ट यार भगवान का बहुत शुक्र है कि वो क्रो था वहां पे, मैं हेमलॉक ट्री के नीचे इत्तेफाक से आके बैठ गया, जिसकी वजह से मैं अब बहुत खुश फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। अब मुझे कोई टेंशन, कोई उदासी, कोई सौरो नहीं है। और मैं इस चीज़ का शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि जितना जो मैंने बाकी दिन तो बर्बाद कर दिया रिग्रेट में, रिपेंट में, पछतावे में, अब एटलीस्ट बचा हुआ दिन तो मैं बचा लिया मैंने, अब वो बर्बाद नहीं होगा, वो तो मैं अच्छे से एंजॉय करूंगा। So this is all about this small, shortest and sweetest poem। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आई है ना बात समझ में? राइट, वेरी गुड। तो चलिए अब इसका छोटा सा कंक्लूजन देखेंगे और लिटरेरी डिवाइस को समझ लो। व्हाट इज लिटरेरी डिवाइस? पोएटिक डिवाइस, मतलब ये क्रो, स्नो, मी, ट्री, ये क्या है? राइम स्कीम, अलिटरेशन, एंजाममेंट है, एजोनेंस है, क्या क्या है वो लिटरेरी डिवाइसेस, यहाँ को पोएटिक डिवाइस भी बोला जाता है, वो समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। चलिए, सो इस पोएम से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट व्हाट, कि किसी भी चीज़ को हमें नेगेटिवली एसोसिएट नहीं करना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट हाउ वी ट्रेन आवर ब्रेन। हमें अपने दिमाग में चीज़ों को अच्छा समझना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, और चीज़ें अच्छी ही होंगी। व्हाट यू सो यू रीप। जैसा आप बीज बोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा सोचोगे चीज़ें अच्छी ही होंगी आपके साथ। दिस इज प्रूवन फैक्ट। मैं कोई यहाँ पे मोटिवेशन नहीं दे रही हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। This is very very true। you can mark today's date and write my name अगर मेरी बात गलत प्रूव हो जाए तो। चलिए, so let's immediately read with the conclusion। This poem conveys the message that nothing in life is small, even trivial things can bring positive changes in our life। जो बहुत तुच्छ, जो बहुत ignorant, बिल्कुल inauspicious चीज़ें, वो भी हमारी लाइफ में बहुत बड़े और पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए पोटेंट है, केपेबल है। In addition to this, it also shows that if we take things positively in life, situation do change for better। Even the small help or good gestures we do for others make लार्ज डिफरेंसेस। एक छोटा सा भी अगर हम अच्छा जेस्चर दूसरों के लिए करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उससे भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी हेल्प होती है, या उससे भी बहुत अच्छा फील होता है। करके ज़रूर देखिए, ठीक है। इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। Now it's time to head with the literary devices। It is very important to understand। चलिए, सबसे पहला क्या होता है? राइम स्कीम। तो राइम स्कीम क्या होता है मैं आपको पहले समझा देती हूँ, पोएम पे फिर से आ जाते हैं। सो राइम स्कीम का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा यही बोरिंग सा एग्जाम्पल देती हूँ, बट just wanted to make things as simple as I could। so मैं वही पोएम लूँगी जो बहुत ट्रेडिशनल पोएम है। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky। तो यहाँ पे क्या समझ? स्टार, आर का साउंड आ रहा है, यहाँ पे हाई और यहाँ पे स्काई, आई का साउंड आ रहा है। ये दोनों एक साउंड, तो जो एक जैसा साउंड है उसको हमने पहला अल्फाबेट डिनोट कर दिया, जो दूसरा एक जैसा साउंड है उसको हमने दूसरा अल्फाबेट दे दिया। तो वो इज स्कीम ए बी बी। ये किसकी है?
इसकी नहीं है, ये ट्विंकल ट्विंकल की है। हमें किसकी बतानी है? डस्ट ऑफ स्नो की बतानी। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, क्रो को कर दिया ए, मी को कर दिया बी। ये अलग अलग साउंड थे, एक पहले साउंड को ए दिया, दूसरे साउंड को बी दिया। नाउ क्रो स्नो, ओ का साउंड आ रहा है तो इसको भी ए दे दिया। मी ट्री, ई का साउंड आ रहा है तो इसको बी। तो ए बी। अब यहाँ पे हार्ट पार्ट मूड रूड, एक ट हार्ट पार्ट ट का साउंड आ रहा है तो ये हमने सी, इसको भी सी, मूड को कर दिया डी, रूड को कर दिया डी। तो ए बी सी डी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। चलिए ए बी सी डी। अब नेक्स्ट होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कुछ ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस जो हर पोएम में कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो मिल ही जाएंगे, एक्सेप्ट फ्री वर्ड्स में लिखे तो नहीं मिलने वाला है। अलिटरेशन, अली का नाम लो। व्हाट इज दिस? द occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words is known as alliteration। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? So it is the occurrence of the same letter या sound। जब किसी closely connected words का फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो सेम साउंड हो या सेम अल्फाबेट रिपीट हो, उसी को अलिटरेशन बोला जाता है। द occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected word, वर्ड्स के शुरुआत में आना चाहिए, ठीक है। दिस इंस्टेंस ऑफ अलिटरेशन आर एज फॉलोज। हैज गिवन माई हार्ट, so has given my heart and saved some part। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में? has given my heart saved some part, ठीक है। तो this is यहाँ पे हमें साउंड समझ में आ रहा है, has given some my heart and saved some part। तो यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ रहा है द occurrence of the same sound at the beginning of adjacent or closely connected वर्ड्स। नेक्स्ट हम देखते हैं अलिटरेशन। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो बेटा साउंड है, लेटर भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एम हो जाता, यहाँ पे जी हो जाता, तो ये सेम लेटर का बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एडजेसेंट जो क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स है वहाँ पे रेपिटेशन, तो वो भी अलिटरेशन होता है। यहाँ पे साउंड आ रहा है तो हमने साउंड का रेपिटेशन हमने देखा है विच इज अगेन अलिटरेशन, राइट। तो ये दो बिल्कुल क्लियर हो गए। चलिए आइए और देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? नाम से कुछ इन्वर्टेड सा, उल्टा पुल्टा समझ में आ रहा है। लेट्स चेक। व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज्ड बाय द पोएट टू क्रिएट राइम, दिस पोएटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ये क्यों करते हैं? बिकॉज पोएट्स जो होते हैं ना, जो कवि होते हैं, उनको पूरे अनड्यू एडवांटेज रहते हैं, जो करना चाहे वो कर ले। तो अपने पोएटिक लाइसेंस का यूज करके, अपनी शक्तियों को, अपने पावर्स को यूज करके वो इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस का यूज कर लेते हैं। सेंटेंस होना चाहिए आई गो टू स्कूल, तो स्कूल इज गॉन बाय मी, ये तो सही था, एक्टिव पैसिव कर लिया। लेकिन कुछ कहीं भी तोड़ मोड़ के कहीं भी कुछ कर सकते हैं, अनड्यू एडवांटेज ले सकते हैं, ये इसी को इन्वर्जन बोला जाता है। सो व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज बाय द पोएट टू क्रिएट, क्यों करते हैं ऐसा चेंज? राइम बनाने के लिए, उसको राइम करने के लिए। दिस पोएटिक लाइसेंस इज कॉल्ड इन्वर्जन। सेंटेंस स्टैंजा 1 में इन्वर्जन को देखा जा सकता है। चलिए देख लेते हैं स्टैंजा 1 में। सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो द वे अ क्रो, The way a crow shook down on me the dust of snow from hemlock tree। तो इसको पहले कर सकते थे, इसको बात कर सकते थे, या the crow shook down on me, बट उन्होंने क्यों लिखा the way a crow, जिस तरीके से एक क्रो ने, तो क्यों करा? क्रो एंड में आना था, यहाँ पे स्नो एंड में लाना था। So this is the way उन्होंने राइम करने के लिए ऐसा इन्वर्जन का सेंस यूज करा है, ठीक है। So this is what exactly known as inversion। I hope it is well justified। Next देखते हैं assonance, the prominence of a vowel sound। prominent, जब यहाँ पे आ ई उ ए ओ औ आहा नहीं होगा, ठीक है। सो जब ये साउंड्स, मैंने क्यों बोला हिंदी वाले डिलिबरेटली बोला, बिकॉज क्यों ए ई आई ओ यू, इंग्लिश में तो 5 वावल्स होते हैं, लेकिन डोमिनेटिंग चीज क्या होती है? इनको रिप्लेस करते हैं हिंदी में 11 स्वर,
11 व्यंजन जो भी है, तो वो उसका साउंड देखा जाता है, इसलिए मैंने आ ई बोला। तो जब आपको किसी पोम में प्रोमिनेंस दिखे एक वावल साउंड की थ्रू आउट अ लाइन, इसी को एजोनेंस बोला जाता है। इन स्टांजा 1 लाइन 2 में देखिए, शुक डाउन ऑन मी, ऊ ऊ ऊ, शुक डाउन ऑन मी, ऊ का रेपिटेशन हो रहा है। ऊ जो है आ ई ओ, ये कौन सा है, वावल साउंड का रेपिटेशन हो रहा है, ये प्रोमिनेंट साउंड है, इसी को एजोनेंस बोला जाता है। कैसे याद रख सकते हो, ए वावल से स्टार्ट होता है, डबल एस आ गया, रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट देख लेते हैं, दैट इज enjambment, when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark, it is called enjambment. It has been used throughout the poem. enjambment, जैम है बहुत ज़्यादा, तो अब आप कहीं से भी गाड़ी काट नहीं सकते। जैम है तो कहीं भी कुछ स्टॉप नहीं दिखेगा, कोई हॉल्ट ही नहीं दिखेगा। कोई हॉल्ट का मतलब क्या होता है, कोई ब्रेक नहीं दिखेगा। भाई साहब यहाँ से शुरू हुई कहानी, फुल स्टॉप पे सीधे खत्म हुई, कोई कॉमा, कोई पंक्चुएशन, कुछ भी यूज नहीं हुआ, इसी को enjambment बोला जाता है। आई होप सबको समझ में आ गया है, और जो निमोनिकली मैंने टेक्निक दी है उससे तो और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और कभी भूलोगे भी नहीं, हमेशा के लिए याद रहेगा। बस एग्जाम में फटाफट से रिवीजन करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, ठीक है। तो आई होप डस्ट ऑफ स्नो बहुत अच्छे से सभी प्यारे व्यूअर्स को क्रिस्टल क्लियर हो गई है, और अगर हो गई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ फटाफट से पहले पॉज करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, अदरवाइज नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे क्या नेक्स्ट हम सरप्राइज लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो इन्हीं वर्ड्स के साथ आई शैल टेक योर लीव नाउ, मिलेंगे नेक्स्ट पोएम में कुछ और चीज़ों के साथ। टिल देन बाय बाय एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।